अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। 5 रोज गुजर जाने के बाद बिलाखिर साबिक वजीर आजम इमरान खान पर हमले की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर ली गई और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में IG पंजाब की जानिब से जमा करा दी गई। वजीराबाद में दर्ज होने वाली FIR में इक़दाम कत्ल की दफा समेत दहशतगर्दी की दफा भी शामिल की गई है। इस FIR का नंबर है 691/22, जिसकी मुद्दत सब इंस्पेक्टर वजीराबाद आमिर शहजाद ही कर रहे हैं। FIR में इमरान खान की तरफ से दिए गए तीनों नामों में से कोई भी शामिल नहीं। उनका यह मुतालबा नहीं माना गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम उन पर कातलाना हमले की साजिश करने वालों में शामिल किया जाए। पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो ये अनोखी बात नहीं कि वजीर आजम का नाम किसी FIR में डालने का मुतालबा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी बहुत से वज़राए आज़म के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी की तारीख इस बात की शाहिद भी है कि उनके खिलाफ मुकदमात का आगाज उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ या फौरी बाद उन्हें उनका सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के नवे वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को 3 सितंबर 1977 को रियासत ने मार्च 1974 में होने वाले नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया और इसी के तहत उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। इसी तरह 2012 में 26 अप्रैल को उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत के जुर्म में चंद लम्हों की कैद की सजा दी गई। वो मुजरिम करार पाए और चंद दिन बाद ही एक और अदालत ने इसी सजा की बुनियाद पर उन्हें कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल करार दे दिया और वो वजीर आजम भी न रहे। नवाज शरीफ साहब को सानिया मॉडल टाउन होने पर मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला और उस वक्त के वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के साथ FIR में नामजद किया गया और फिर नवाज शरीफ पर बने पनामा केस के मुकदमे की धूल भी नहीं बैठी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें अपनी वजारत उस्मा से हाथ धोना पड़े। गर्ज ये कि रियासत खुदादाद में जिस भी वजीर आजम को शकूक व शुबात के दायरे में पाया गया उस पर मुकदमात भी बने और साबित होने पर सजा भी सुनाई गई। लेकिन अब की बात ऐसा क्या है कि वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में इतनी हिचकिचाहट महसूस की जा रही है? दरख्वास्त गुजार के मौजूद होने के बावजूद पुलिस को यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इस सवाल का जवाब तो शायद तारीख देगी, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ अब इस मुकदमे की तफ्तीश में ताउन करेगी या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद। शफकत महमूद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की FIR है वो दर्ज हो चुकी है, एक एतराफ़ी बयान भी सामने आ चुका है मुलजिम का, तो क्या अब आप यहाँ से ऑनवर्ड शामिल तफ्तीश होंगे? आपकी पार्टी, आपके वो कारकुन जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि FIR जो है वो एक पहली इतला, उसको आप कह लें तर्जमा करके, और ये जो मुद्दई है उसका हक है कि वो उस FIR में जो उसकी दानिश में जिन लोगों ने जुर्म किया है उनका जिक्र करे, और फिर ये पुलिस का काम बाद में बनता है कि वो उसकी तफ्तीश करे, गुनाहगार डिक्लेयर करे, बेगुनाह डिक्लेयर करे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक मुद्दई जो है वो FIR के लिए पूरी तहरीरी स्टेटमेंट दे रहा है और उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा, और ख़ास तौर पे जबकि FIR दर्ज कराने वाला कोई वैसे तो हर किसी की होनी चाहिए, लेकिन जो सबका वजीर आजम है जो कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और उस पर हमला हुआ है, बड़ी अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, उनकी जान बची है, तो उनकी FIR दर्ज होनी चाहिए थी। ये बताइएगा कि अहम बात यह है कि अभी भी आपके पास ये चांसेस मौजूद हैं कानूनी तौर पे कि आप अपने बयानात दे सकें, इमरान खान साहब अपने बयानात दे सकें, तो उन बयानात की रोशनी में भी तो तफ्तीश आगे बढ़ सकती है। गोया दरवाज़ा तो बंद नहीं हुआ कि जो नाम आप ले रहे हैं उनके ऊपर उनसे कोई तफ्तीश नहीं हो सकती। दरवाजा आप इस लिहाज से कह लें कि बंद नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बेकायदगी है, और अब इस चीज का फैसला तो हमारे वकला और उनकी एडवाइस पे हम करेंगे कि इसको आगे कैसे चलना है। लेकिन अगर इब्तिदा में भी आप देख लें कि क्या पुलिस का रवैया था कि 5 दिन FIR दर्ज नहीं की, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला तो फिर की,
اور پھر جو ہے وہ مدعی کی بات سنی نہیں گئی اور اپنی طرف سے ایک بنا لی گئی اور وہ ایک ملزم کا نام بھی لکھ دیا گیا. ہمارے خیال میں ایک سے زیادہ ملزم ہے. تو اس لیے یہ بات کہ آگے اب کیا ہوگا یہ ہمارے وکلا فیصلہ شفقت کریں گے. محمود صاحب، آپ خود بھی حکومت میں رہے ہیں اور آئندہ بھی امکان یہ ہے کہ آپ کی پارٹی اگر الیکشن جیتے تو حکومت میں آ جائے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اس رجحان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ ہر ایف آئی آر وزیر اعظم کے خلاف درج ہو جائے یا وزیر داخلہ کے خلاف درج ہو جائے؟ اور اس طرح جب آپ وزیر ہوں یا عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں تو پھر کیا صورتحال ہوگی جب ان کے خلاف ایف آئی آرز کا اسی طرح تمار باندھ دیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا کہ قانون کیا ہے اور قانون کے بعد کارروائی کیا ہوتی ہے. ایف آئی آر کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ یہ پہلی اطلاع ہے جو کہ ٹھیک پولیس ہے. کو دی جاتی ہے اور مدعی اس میں عام طور پہ شخص ہوتا ہے جو اگریو پارٹی ہے اور اس کے بعد پولیس جو ہے اس کو تفتیش میں جی. کسی کو بھی گناہ گار یا بے گناہ قرار دے سکتی ہے. پر یہ تو حق ہے ہر کسی کا. آپ نے جو سوال پوچھا بالکل اگر کوئی ایف آئی آر درج کراتا ہے تو درج کی جائے لیکن اس کے بعد تفتیش کے بعد اگر اس میں انوالو نہیں ہے اگر میرے پہ آتی ہے تو ختم ہو جانا چاہیے. تو یہ جو ہے نا کہ مدعی کچھ کہہ رہا ہے اور تفتیش اور ایف آئی آر کوئی اور درج کی جا رہی ہے یہ قانوناً جائز نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ اب اگر پولیس تفتیش کرتی ہے، جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں جب ایف آئی آر درج ہوئی تھی تو سیل کر دی گئی تھی اور اس کے اوپر تفتیش بہت بعد میں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ اس پہ تفتیش کروائیں گے یا آپ بھی اپنی حکومت آنے کا انتظار کریں گے تاکہ حالات بدل جائیں تو پھر تفتیش ہو؟ دیکھیں آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں جو کہ قانون کے دائرے میں آتے ہیں. بدقسمتی سے میں قانون دان نہیں ہوں. جی. یہ معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ ہمارے جو قانونی مشیر ہیں ان کے مشورے کے ساتھ ہوگا اور عمران خان صاحب کریں گے. شفقت محمود صاحب، آپ نے جو لانگ مارچ کی ڈیٹ تھی وہ بھی 2 دن آگے کی، یعنی اصولی طور پہ پہلی تاریخ کے مطابق آج چلنا تھا لانگ مارچ لیکن اب وہ آگے چلا گیا ہے. تو کیا ایف آئی آر بھی آپ کے سیاسی مطالبات میں اب ایک نیا اضافہ ہے لانگ مارچ؟ دیکھیں اضافے کی سیاسی مطالبہ ایف آئی آر کا نہیں ہے قانونی مطالبہ ہے اور جو قانونی مطالبہ ہے وہ سیاسی یا تو کوئی بھی کہہ دے کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کہ وہ ان کو گولی لگی ہے اور وہ کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. تو یہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے یہ قانونی اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یا باقی کوئی عدالتیں جو ہے وہ جی. ضرور اس کی نوٹس لیں گی. اچھا، آپ ذرا لانگ مارچ کے حوالے سے بات کر لیں. یہ جو آپ نے 10 سے 15 دن کا وقت طے کیا ہے، یہ بتائیے گا شفقت محمود صاحب، اس میں کوئی خاص حکمت ہے اتنا آہستہ آہستہ سفر کرنے میں، پھر مارچ کو پنڈی لے جانے میں اور پنڈی سے اسلام آباد لے جانے میں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی مارچ میں تشریف لائیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے کہ آپ آئیں کہ وہ اتنی سلو سپیڈ سے چلتی ہے کیونکہ آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ہیوی ٹریفک جیم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی سلو پروگریس ہوتی ہے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. دوسرا ڈاکٹروں نے مشورہ عمران خان صاحب کو دیا ہے کہ وہ آرام کریں تو اس میں بھی ان کی جو صحت بہتری میں 10-15 دن لگ سکتے ہیں. ہوں. تو اس لیے یہ 2 فیکٹرز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں اس فیصلے میں. تو پنڈی اس کو اکٹھا کرنے کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اسلام آباد سے پہلے پنڈی آتا ہے اور پنڈی جو ہے وہاں پہ جو راستہ ہے وہ تو لانگ مارچ کا پنڈی کے تھرو جاتا ہے. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت بھی پولیٹیکلی احتجاج آپ کا حق ہے شفقت محمود صاحب اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے لوگ ایک راستے بند کر رہے ہیں، کہیں جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، یہ کیفیت کیا واقعی پارٹی کی انسٹرکشن پہ پیدا ہوئی ہے یا از خود ہی لوگوں کا یہ اپنا جوش و جذبہ ہے؟ نعیم صاحب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو قومی ہیرو ہیں جو سابقہ وزیر اعظم ہے جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے لیڈر ہیں مقبول ترین لیڈر ہیں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جائے اور اس کا اور غم و غصے کا اظہار نہ ہو
आपने इलेक्शंस के रिजल्ट देख लिए, बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लिए, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज के रिजल्ट देख लिए, तो कुदरती बात है कि जब इतने मकबूल लीडर के ऊपर इतनी खतरनाक वारदात हुई जाएगी और ये बड़ी प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था, तो उसका रद्द-ए-अमल तो होगा। शफकत महमूद साहब, ये जब से ये एक नाखुशगवार वाक़या बल्कि खौफनाक वाक़या पेश आया कि इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की गई है, उसके बाद से क्या मुज़ाकरात की कोई बात ये जो जिस कैफियत में हम फंसे हुए हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पोजीशंस हैं जो रिकनसाइल नहीं हो रही, क्या इनकी रिकनसिलेशन की बात कुछ आगे बढ़ी है? देखिए, हम तो अभी भी यही कहते हैं और हमारा स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन के ऊपर एक आमादगी हो और फिर बाकी सारी बातें हो सकती हैं। अगर इलेक्शन नहीं है तो फिर देखिए, इस वक्त एक जो बहुत बड़ा सियासी बहरान है मुल्क में, और इसके बारे में थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप तो समझते ही हैं, एक पेचीदा पॉइंट है कि जब अवाम एक तरफ हो और एक अनइलेक्टेड और एक गैर मकबूल हुकूमत जो है वो ऊपर बैठी हो, तो उससे कोई भी काम जो है वो सीधा नहीं होता फिर, और हर चीज़ आपको देख रहे हैं कि नीचे जा रही है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक बहरान है और सारी दुनिया ये देख रही है कि ये बहरान है, लिखा भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, और उस बहरान का जमहूरी मुल्कों में तो एक ही हल है, और वो ये है कि इलेक्शन कराया जाए और जो भी जीते वो अवाम की उमंगों के मुताबिक आगे बढ़े, और अपना उससे ये सारे बहरान अल्लाह ताला के फजल करम से कम हो जाएंगे। नवंबर के बाद आपको ये जो इम्पास है, जो पॉलिटिकल इम्पास है, ये ख़त्म होता नज़र आ रहा है? देखिए, नवंबर की बात ऐसी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो बहरान है उसका अंदाज़ा सबको लगाना चाहिए, और ख़ास तौर पे हुकूमत को, और इनको देखना चाहिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इसलिए कि एक शदीद अनपॉपुलर हुकूमत जो है वो हुकूमत कर रही है, अवाम सारी एक तरफ है और ये सारे लोग जो हैं 14 पार्टियां एक तरफ हैं। तो इसलिए, और ये सिर्फ अपनी नैब के केसेस और अपने बाकी चीज़ें ठीक ठाक करा रहे हैं, यही उनका मकसद है और लोगों को नजर आ रहा है। तो इसलिए ये बहरान बढ़ता जा रहा है, तो इसका एक ही हल है, इलेक्शन कराया जाए। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, आप हमें बता रहे थे कि के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है और आगे चलते हुए आपकी हिकमत अमली क्या है। अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। वेलकम बैक। साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद पर कातलाना हमले के बाद आज चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिनमें ये खाकसार भी शामिल था। इमरान खान को देखकर ये एहसास नहीं हो रहा था कि वो परेशान हैं, बल्कि उन्होंने बशाशत से खुद पर गुजरे हुए वाक़यात के बारे में बताया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि उन्हें कत्ल करने का प्रोग्राम उस वक्त बनाया गया था जब लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे पर सड़कों पर आ गए थे। साबिक़ वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ था कि लोगों का रद्दमल देख कर वक्ती तौर पर यह मनसूबा तर्क कर दिया गया। जब पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई तो फिर मजहबी इंतहा पसंदी को मेरे खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए मेरी तकरीरों के टुकड़े जोड़कर एक वीडियो बनाई गई, जो सबसे पहले 2 सहाफ़ियों को भेजी गई। उसके बाद बाकायदा तौर पर न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इसकी तशहीर की, बल्कि सरकारी टीवी को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, जो दरअसल मंसूबे का हिस्सा था। इमरान खान का कहना था कि उन्हें इस सारे मंसूबे की इत्तला पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने सितंबर में मियाँ वाली के जलसे में ये बता दिया था कि उन्हें मजहबी शिद्दत पसंदी का निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने खुद पर कातलाना हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि जब वो जख्मी होकर कंटेनर से बाहर आ रहे थे तो उनकी तवक्को के बरक्स लोग गोलियों के डर से भागे नहीं थे, बल्कि उनकी खैरियत मालूम करने के लिए कंटेनर के करीब आ गए थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके मायूस चेहरों को देखा तो तकलीफ के बावजूद बाजू ऊंचे करके उन्हें पैगाम दिया कि मैं ठीक हूँ। खुद पर कातलाना हमले की FIR के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब भी इस केस की इंक्वायरी होगी वो तमाम लोग मुलव्विस निकलेंगे जिनके नाम वो FIR में लिखवाना चाहते थे, और मजीद ये कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि उन पर कातलाना हमले की जिम्मेदारी एक मजहबी जमात पर डालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस जमात के सरबराह ने ऐसी कोशिशें नाकाम बना दी। पाक फौज के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो मुल्क में
बुनियादी तब्दीलियों का आगाज कर सकता है, क्योंकि सिर्फ यही इदारा मुल्क में इतना मुनज़्ज़म है जो कानून की हुक्मरानी कायम कर सकता है। मुल्क की मईशत के बारे में उनका कहना था कि मुल्क में बड़े लोगों के दिल से ये खौफ निकल चुका है कि उन्होंने कुछ गलत किया तो हुकूमत उन्हें पकड़ सकती है। इसके लिए हमें कानून की हुक्मरानी कायम करना होगी और उसके बाद ही खुशहाली आएगी। उन्होंने इस तासुर की भी नफी की कि वो किसी खास शख्स को आर्मी चीफ के तौर पर देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि जिसको चाहे आर्मी चीफ लगा ले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने कहा कि कमजोर हुकूमत मुल्क में कुछ नहीं कर सकती। अगर तनहा एक पार्टी हुकूमत बनाए और उसके पास वाज़े अक्सरियत हो तो इसी सूरत में मुल्क में तब्दीली आ सकती है। इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वकील चौधरी एतजाज़ अहसन भी उनकी अयादत के लिए आ गए। एतजाज़ अहसन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम दोनों इकट्ठे पले बड़े हैं। मैंने इन्हें 17 साल पहले अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी, मगर उन्होंने कहा था कि उम्र के इस हिस्से में पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। इस मौके पर एतजाज़ अहसन ने इमरान खान पर कातलाना हमले के बारे में कहा कि वो शख्स जिस पर इस हमले का इल्ज़ाम है वो असल बात नहीं बता रहा, बल्कि तोते की तरह पढ़ाए गए बयानात सुना रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कातलाना हमले के मुलजिम नवीद की हिफाजत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इस हमले की साजिश के बाकी किरदारों तक पहुंचाने वाली ये वाहिद कड़ी है जो सामने है। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने सख्ती से हदायत दे दी हैं कि इसकी हर सूरत हिफाजत की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसे नुकसान पहुंचाए और फिर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर लगा दिया जाए। इमरान खान ने मुलजिम के एतराफ़ी बयान पर खुशदिली से यह भी कहा कि तफ्तीश में होने वाली बदहवासियाँ सिर्फ इसलिए हैं कि मैं जिंदा हूँ, अगर जिंदा ना होता तो यही एतराफ़ी चलाया जाना था। मुलाकात के आखिर में उनसे पूछा गया कि वो मुल्क के सियासी हालात कैसे देख रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखा है, जिसमें अरशद शरीफ के जाँबाग होने के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। कमीशन को जिन 5 सवालात का जवाब तलाश करने की दरख्वास्त की गई है वो ये है: अरशद शरीफ ने अगस्त में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया? अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की? कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली जान के खतरे की किसी धमकी से आगाह थे? अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इत्तला थी तो इससे बचाव के क्या इक़दाम किए गए? वो क्या हालात और वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से कीनिया गए? फायरिंग के वाक़यात की असल हकीकत क्या है जिनमें अरशद शरीफ की मौत वाक़या हुई? क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या फिर ये किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा है? खत में कहा गया है कि अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी फौरी तौर पर कीनिया भिजवाई गई, जबकि वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाया था। वज़ीर आज़म ने खत में लिखा है कि अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने आपसे इस्तेदा की है और हम इस इस्तेदा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। शरीफ के जाँ बहक होने पर वफाकी हुकूमत और इदारों पर शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए। अवामी इत्तमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाना ज़रूरी है। गैर जानिबदार इदारे ने तहकीकात न की तो तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर नुकसान होने का खदशा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया। अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिसटेकन आइडेंटिटी का जो मामला वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रेमा फ़शाई मैं ये कह सकता हूँ कि वो मिसटेकन जो आइडेंटिटी वाला मामला है वो दुरुस्त नहीं है।
رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ارشد شریف پر فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ ارشد کون ہے اور کس سائیڈ پر بیٹھا ہے۔ بادی النظر میں ارشد شریف کا قتل ملی بھگت لگ رہا ہے۔ کینیا کے حکام سے ڈیٹا طلب کیا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے کینیا گئی ٹیم واپس آ چکی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کو دبئی بھی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ارشد شریف کیس میں سوالات وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے۔ اس کیس میں ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی نعمان مقصود۔ نعمان، آپ بتائیے گا کہ کینیا سے آنے والی ٹیم اپنے ساتھ کیا معلومات لے کر آئی؟ جی، ابھی تک جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کینیا سے جو آنے والی ٹیم ہے اس کی تحقیقات نامکمل ہیں اور اسی لیے اس ٹیم کو اب دبئی بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے نہ صرف پردہ اٹھنا باقی ہے بلکہ ابھی اور بھی تحقیق ہونی ہے کہ جو معاملہ ہے وہ دبئی سے کینیا تک کیسے لے جایا گیا اور ارشد شریف کو یہاں سے کیسے پہنچایا گیا۔ یعنی اب وفاقی حکومت یہ جان چکی ہے کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، کیونکہ اب جو کینیا کی پولیس تھی اس کے اوپر جو تحقیقات کرنے والی ٹیم ہے جو PIO ہے، اس نے یہ خود کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر مزید تحقیقات جو ہوئی ہیں اس میں بہت سارے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 2 رکنی جو ٹیم گئی تھی اس نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، وہاں جا کر ملاقاتیں کی، یہاں سے وزارت خارجہ کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون کیا گیا اور وہاں پر پاکستانی سفارت خانے نے مختلف جگہوں کے دورے کروائے اور وہاں کی پولیس سے ملاقات جو کروائی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ان کو ریکویسٹ کر کے لینی پڑی تھی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو معلومات انہوں نے لینی تھی وہ ریکویسٹ کر کے لی گئی، یعنی مشکل سے لی گئی۔ تحقیقات تھی وہ کچھ تحقیقات سر ذرائع کی کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ وہ ریکویسٹ کر کے معلومات لی جا رہی تھی صرف، اور جو انکشافات سامنے آئے اس کے اوپر اب یہ سوچا گیا ہے کہ اب ان کو دبئی بھجوانا ہے ٹیم کو، تحقیقاتی ٹیم۔ یہ بتائیے کیا کوئی ایسی چیز پتہ چلی ہے جس کی بنیاد پہ یہ بات پوری یکسوئی سے کہی جا رہی ہے کہ دراصل ارشد شریف کو ٹارگٹ بنا کر کل کیا گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ان کی؟ اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین۔ سر بنیادی طور پہ اس معاملے کو ٹھہرایا گیا اس وجہ سے کہ جو تحقیقات ہو رہی تھی وہاں پر IPOA کی ٹیم جو تھی، انڈیپینڈنٹ پولیسنگ کی ٹیم، وہ اپنی تحقیقات کری تھی۔ اب انہوں نے جو انکشافات سامنے لانے کے بعد جو چیزیں بتائیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ ارشد شریف کا اصل میں جو ہے وہ قتل ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہہ رہے تھے، سب سے پہلا جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے اپنی ہی پولیس کے اوپر کہ جو گاڑیاں تھیں وہ 2 تھیں اور ارشد شریف کی گاڑی جو تھی وہ بہت مختلف تھی۔ اس گاڑی تھے جس کے اوپر شک کیا جا رہا تھا کہ وہ گاڑی جو ہے اس کے اندر وہ بچہ اغوا کر کے لایا گیا تھا، اور دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر انہیں روکنا تھا وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا اس پولیس کی جانب سے کہ وہاں پر پتھر رکھے گئے تھے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ سری لنکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پر پتھر رکھے گئے تھے اس سے متعلق کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ بیریئر جو ہیں وہ وہاں پہ رکھے جاتے ہیں، کینیا کی پولیس تو یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ میٹل کے بیریئر رکھے جاتے ہیں۔ ہاں جی، میٹل کے بیریئر رکھے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو پتھر رکھنے کی جو کہانی بتائی گئی ہے یا بڑے بڑے پتھر رکھ کے اس گاڑی کو روکنے کے لیے جو وہ احکامات دیے گئے تھے وہ بھی غلط جو ہے وہ تاثر جا رہا تھا۔ اور تیسرا جو تھا وہ گاڑی کو جو روکنے کے مشکوک ماڈل ہونے کے بعد جو GSU کا جو کردار تھا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ وہاں پر کیوں موجود تھی۔ تو اس کے اوپر جو وہاں کی اپنی جو تحقیقات کر رہی ہے پولیس IPOA، وہ یہ کہتی ہے کہ جو جنرل پیراملٹری فورس ہے اس پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ ماضی میں بھی یہ کارروائیوں کے دوران جو حدود سے تجاوز کے الزامات اس کے سامنے آ چکے ہیں، اور جو اغوا سے متعلق جو تفصیلات آئی تھیں اس کے اوپر از خود جو ہے وہ یہ نعمان، ارشد شریف کی باڈی تو پاکستان آ گئی تھی، یہ بتائیے کہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا تھا، کیا ان کی جو پوسٹ مارٹم سے حاصل کردہ نمونے ان کو کچھ فورینزک ہوا یا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ اس بات کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا، ان سے یہ کہا تھا کہ جب فورینزک کا معاملہ جب سامنے آیا تو اس میں کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہوئی دکھائی دی، تو انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ابھی ہم نے خود ہی اس کو جو ہے وہ دبایا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
जो मीडिया के सामने लाने वाली नहीं है। मैंने दोनों बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोनों के ऊपर इनसे ये पूछा था और ये इन्होंने जवाब यही दिया कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिनमें अभी बहुत सारी तहकीकात होनी बाकी हैं। तो फॉरेंसिक के मामले पर जब हमने पिम्स हॉस्पिटल से ये जानने की कोशिश की कि लाहौर ये नमूने क्यों भिजवाए गए थे, तो उस पर ज़रा ये कहना था पिम्स हॉस्पिटल के कि 2022 के अंदर और 2012 में भी और 2 से 3 बार जो है वो ये कहा जा चुका था कि यहाँ पर माहिरीन की टीम यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसलिए 2 से 3 बड़े केसेस थे जिनकी तहकीकात और जिनकी फॉरेंसिक के लिए हमें जो नमूने थे वो लाहौर भिजवाने पड़े थे और उसके काफ़ी इंतज़ार जो है वो उसके लिए करना पड़ता है। तो अब लाहौर भिजवाने के लिए जो नमूनों को जो कहा जाता है वो आपको पता है कि पूरे तरीके से उसको पहले स्टोर करना पड़ता है, फिर उनको नमूनों को लेने के बाद उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद फिर लाहौर भिजवाया जाता है, फिर उनका प्रोसेस होता है, फिर 2 से 3 दिन उसमें लगते हैं, फिर वो रिजल्ट जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और तब तक वो कहते हैं कि खुद जो पिम्स हॉस्पिटल के जो अहम ज़राए हैं उनका ये कहना है कि शवाहिद ज़ाया होने का भी अंदेशा होता है बहुत सारे केसेस के अंदर। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी उसके अंदर आज वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा जी कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए क्योंकि उनकी वालदा के भी खदशात थे। हालांकि उनकी वालदा के भी आपको पता ही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक के लिए उन्होंने खुद दरख्वास्त दी थी अदालत के अंदर और ये कहा था, मुतालबा किया था कि उनको वो रिपोर्ट फराहम की जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जो उससे सामने आ सकते हैं अरशद शरीफ के। और हुकूमत आपके सामने जिस तरह से अब ये चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही है या फिर किसी तरीके से जो है वो इस केस को लटकाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा ऐसे है? हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हुकूमत इसको लटका रही? सर, जिस तरह से फॉरेंसिक की रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, जिस तरह से इस केस के अंदर अब ये मामला श्रीलंका से टीम यहाँ पर वापस आई और उसको अब ये कहा जा रहा है कि अब दुबई जाएगी टीम। आप केनिया से वापस आई, कीनिया से वापस आई टीम और कीनिया से वापस आने के बाद, नैरोबी से वापस आने के बाद इस टीम को ये कहा जा रहा है कि अब और भी बहुत सारी तहकीकात होनी बाकी हैं जिसके लिए अब इस टीम ने काम करना है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इस केस को लटकाया जा रहा है क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे वहां के अपने सहाफ़ी हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें रिवील की हैं कि वहां पर इस किस्म के केसेस आते रहे हैं और ये एक हादसा नहीं था, बाकायदा एक टारगेट किलिंग थी और उनको कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई थी। नौमान, ये बताइए कि आप इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं और इसके हवाले से जुड़ी खबरें भी दे रहे हैं। ये बताइए कि आपने अब तक जो रिपोर्टिंग कीनिया के रिपोर्टर्स की देखी है, क्या उससे बढ़कर कुछ हमारे लोग लेके आए हैं वहां से? हमारे बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो वहां पर जाना चाहते थे सर, लेकिन उन्हें नहीं, जो हमारी जो टीम थी, मैं ये अर्ज करूं, जो हमारी टीम वहां गई थी, क्या उससे ज्यादा मालूमात लेके आई हैं जो हमें यहां बैठ के वहां के रिपोर्टर्स का काम देख के हैं पहले से? तो जहां तक हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी अगर आप राय मांगते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अपना भी इतना तजुर्बा है, आपने भी देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर हमने रिपोर्ट्स किए और बाहर के ममालिक के बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो हमने सामने लाए और हमने खुद देखा, वहां के रिपोर्टर से भी डिस्कस की ये चीजें, तो उनसे ज्यादा मालूमात उन लोगों के पास थी जो हमारी तहकीकाती टीम यहाँ से गई थी और वहां पर इतने दिन गुजारने के बाद आई है और उसके बाद ये पता चला जी कि अभी तक और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम करना बाकी है। और भी बहुत सारे केसेस थे जिनके ऊपर गुज़िश्ता हुकूमतों ने बहुत सारे केसेस थे जिन्हें रिजॉल्व किया और उनको सॉल्व करने के बाद आप समझ रहे हैं कि हमें यहाँ बैठ के जो इंफॉर्मेशन कीनिया के मीडिया के जरिए पहुंची, हमारी जो तहकीकाती टीम गई थी सरकारी सतह पर, उसके पास इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सर, जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो जराए इनके साथ काम करने वाले हैं, वो भी यही कहते हैं कि वहां पे सिर्फ घूमने फिरने का जो जरिया था वही मिला, शील्डें मिलती रही, मुलाकातें होती रही, घूमने फिरने की जो है वो उनको सहूलतें मिलती रही पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से। और वहां बैठे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि जो टीम यहाँ पर आई है उससे ज्यादा मालूमात जो है वो यहाँ के अपने सहाफ़ी जो थे, अगर उनसे वो इकट्ठी कर लेते तो बहुत सारी इनको क्लू मिल जाते, बहुत सारे इनको ऐसे पॉइंट्स मिल सकते थे जिसके जरिए इस तहकीकात में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती थी इनको। और बहुत ये बताइएगा नौमान, अब तक जो दोस्त अहबाब थे अरशद शरीफ के, जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके आने जाने यानी मुल्क से बाहर जाने के हवाले से भी आगाह थे,
کیا ان تک بھی پہنچنے کی کوئی کوشش سرکاری سطح پر کی گئی ہے؟ سر صرف کہا جاتا رہا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ آپ کی اپنی ٹیم، ہماری اپنی ٹیم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے ایسے دوست ہیں جو اچھے بڑے پروگرامز کے اندر بھی بیٹھے اور انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے. جس طرح سے اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ان سے، تو آخری بار انہوں نے جب میسج کیا تو ان سے کہا تھا کہ اگر کچھ مشکل ہو، کہیں پر رہنے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی. اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہیں اور بہت سارے جو ان کے قریبی لوگ تھے، جو دوست تھے، انہوں نے بھی یہ باتیں کافی ساری بتائی تھی کہ ان کو کیا خطرات لاحق تھے یہاں پر رہ کر. صرف یہ باتیں جو تھی ان کی حد تک جو ہے وہ حکومت یہ کہتی رہی کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوا. اس کے اوپر 3 پہلوؤں کے اوپر تحقیقات اگر ہوتی تو بہت سارے کیس کو جو ہے وہ ہم یہیں پر بیٹھ کے سالو کر سکتے تھے کہ پاکستان میں ان کو کیا خطرات تھے، دبئی وہ کیوں گئے، دبئی سے پھر جو ہے وہ ان کو کیوں جانا پڑا کینیا کے اندر، اور کینیا کے اندر ان کو کیا مشکلات پیش آئیں. ویسے مجھے تو خود یہ سمجھ نہیں آتی، ایگزیکٹلی مجھے خود یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ ٹیم وہاں پہ گئی تو یہاں پر کسی نے ان کے ساتھیوں کو سوال نہیں پوچھے، کسی نے الزامات تو لگا دیے، ایک ٹی وی چینل کے اونر کے اوپر بھی الزامات لگا دیے، لیکن ارشد شریف کے ساتھیوں سے جن سے وہ رابطے میں تھے، جن کے ساتھ انہوں نے چیزیں شیئر کی تھی، ان سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا اور یہ کینیا بھاگ گئی ٹیم. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے چل کے کچھ آج کی پریس کانفرنس سے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا پولیس، اسلام آباد پولیس اس حوالے سے کچھ آگے بڑھے گی یا ایف آئی اے؟ سر اگر دیکھیں سر، دبئی کا اگر یہ کہہ رہے ہیں نا، تو دبئی جانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں مل سکا. ان کے لیے جو ہے وہ مشکل تھا وہاں پہ تحقیقات کرنا، یا تو کوشش نہیں کی گئی یا پھر ان کو وہاں سے معلومات اتنی مل نہیں سکی جتنی یہ لینا چاہ رہے تھے. اور جو ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ یہاں سے گئی تھی ٹیم، تو اگر یہاں سے اپنا تمام رپورٹس جو ہیں وہ اکٹھی کر کے لے جاتی، یہاں سے بیانات قلم بند کیے جاتے، اور دبئی سے یا جس طریقے سے ارشد شریف صاحب گئے تھے یہاں سے، اگر اسی طریقے سے تحقیقات کی جاتی تو اس تحقیقات میں بہت زیادہ فرق ہوتا اور بہت سارے حقائق مل سکتے تھے. بہت شکریہ نعمان، بالکل دوستوں سے ملتے. بالکل بہت شکریہ نعمان، آپ ہمیں اب تک ہونے والی تفتیش جو ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے کی گئی اس کے بارے میں بتا رہے تھے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.